दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और हम खिनमिनी गांव के रहने वाले हैं और मोदी केयर परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसमें जो हम लोग फसलें उगाते हैं उन फसलों को बेहतर तरीके से कैसे उगाया जाए उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है और हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना नाम और कहाँ से हैं और क्या काम कर रहे हैं। सभी लोग खेतीबाड़ी से ही जुड़े हुए हैं, तो वही चीज़ बताएंगे। मतलब जो है कि हम लोग ये इतने समय से खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे इंट्रोडक्शन आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। कर्णपुर माजरा बांसमई में हमारा खेत है। फार्म कह लो, खेत कह लो, करते तो खेती ही हैं हम। और आज बहुत अच्छा लगा, मेरे पास किसान आए हैं घूमने फार्म में, मेरे खेत को देखने, फार्म को देखने, समझने। अब जो ज्ञान इनका वो मैं लूँगा जो मेरे पास है, मुझसे अगर शेयर करते हैं तो आपस में जी आज एक तरह से किसान गोष्ठी लगा लो। जी। बहुत अच्छा लगा, आज फार्मर आए, सभी भाई किसान भाइयों का नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को कभी भी आप कैद नहीं कर सकते हैं। अगर कैद करेंगे और बाई चांस जैसे मान लेते हैं 10 साल के बाद, 10 साल पहले कोई चीज़ आपने सीखी और उसको आपने सीख के सोचा कि हम तो सीखे ही हुए हैं और उसको आपने चैप्टर खोला ही नहीं, फिर क्या होगा 10 साल के बाद? उसमें कुछ ना कुछ स्टेप भूल जाएंगे। यानी कि ज्ञान कैद करने से घटता है लेकिन बांटने से बढ़ता है। तो सर ने बहुत बढ़िया काम किया है, हम लोगों को बुला करके मतलब जो है अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे और साथ साथ में शेयर भी करेंगे, हम लोग सीखेंगे भी। भैया आप? हम फरकाबाद से हैं। बैठे रहिए कोई दिक्कत नहीं। फरकाबाद के पास में सेंटर के पास में नंगला कलार है, वहाँ के रहने वाले हैं। हम भी खेती करते हैं, 20-25 बीघा करते हैं। अच्छा, 20-25 बीघे जी। और इस समय हमारे यहाँ फैक्ट्री है, उसके वजह से आलू के अलावा कोई फसल नहीं कर पा रहे हैं। कोई दूसरी फसल नहीं कर। हाँ, जैसे सुपर फास्फेट बनती है तो उसमें क्या है, गैस जो है हमारा बिल्कुल लगा हुआ, जस्ट लगा हुआ खेत है 32 बीघा का, उसी में हमारे खेती है और पास में भी खेत है। तो और कोई फसल कर ही नहीं पाते हैं, आलू में प्रभावित होता है क्योंकि आलू ज़मीन के अंदर रहता है, वो सुरक्षित रहता है बस। जी, तो चलिए ठीक है, आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपनी कोई समस्या को रखेंगे नहीं तब तक उस चीज़ पे चर्चा भी नहीं होगी। तो सर ने सुना है कि मतलब जो है कि गैस की वजह से इनके यहाँ कोई दूसरी फसल नहीं हो पाती है, तो हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। भैया? सर मैं कन्नौज से हूँ, गांव भवानीपुर। अरविंद कुमार भगवान। जी। तो यही तरबूज के बारे में सारी बहुत ज़्यादा फेल हो गए। अब सर से बात करेंगे, हम अपनी बताएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। जी। तो यही सब इसीलिए आए हैं सर। वेलकम, स्वागत है आपका दादा। हाँ, हमारा नाम हवलदार है, जिला कन्नौज मेरा भी है, इनकी पड़ोस में लालपुर गांव है। अच्छा, लालपुर से। हाँ, और आलू और मक्का मूंगफली यही फसलें करते यही हैं। फसलें करते हैं, यही फसल चक्र है आपका। और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। तरबूज किया वो सब नुकसान में जा रहा। लॉकडाउन के चलते। हाँ, क्या सर? जी, पुजारी सक्सेना मोहनपुर से। अच्छा, मोहनपुर गांव। जी। जिला कन्नौज। जी। आप कितने बीघे की खेती किसानी है? खेती बाड़ी तो 10-12 बीघा करते हैं। 10-12 बीघे। जी। ठीक है, कौन सी फसल करते हैं आप? तरबूज है, मक्का है, मूंगफली है। तरबूज, मक्का और मूंगफली। जी। सर आप? हम साहब ग्राम फराहरन कन्नौज से बोल रहे रहने वाले हैं और 20-25 बीघा खेती करते हैं। 20-25 बीघा खुद की खेती है? ना, खुद की है, कटता पे है, बुटाई पे है, और आलू है, मक्का है, गेहूँ है, ये फसल उठाते हैं। अच्छा, आलू, मक्का, गेहूँ। जी। यही आपका साल भर का हिसाब किताब है? जी। हमीरपुर से है, नवाबगंज बात। जी, हमीरपुर से। जी। आप भी किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। अच्छा, कितने बीघे खेत है? 7-8 बीघा है हमारे पास। 7-8 बीघा है, 1.5 एकड़ के आसपास। जी। ठीक है, क्या फसल उगाते हैं? मूंगफली, आलू, गेहूँ। मूंगफली, आलू और गेहूँ। जी सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज मंसूरी है और सिरमौरा गांव के रहने वाले हैं हम, और आप हमारे गुरु हैं। हम मोदी केयर कंपनी में जुड़े हैं, आपसे सीखते रहते हैं, सीखने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और उसके बाद भी किसान की दशा हमसे आपसे छिपी नहीं है। हमारी लागत बढ़ती चली जाती है, पैदावार घटती चली जाती है, उसके रेट घटते चले जा रहे हैं, तो किसान बेहाल हो गया है। तो आज ये सीखने आए हैं कि कैसे किसान को सुधारा जाए।
आप दरअसल किसान यूनियन के एक बहुत अच्छे पदाधिकारी भी हैं और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल भी है, और अभी शायद पुतला उतला वगैरह फूंक के भी आए हुए हैं क्योंकि नवाबगंज में तो आप बहुत अच्छे से मतलब जो है किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। दिल्ली में जी जी 6 महीने आज पूरे हो गए। जी जी उसके जी विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंक के आए हैं। सर आप राम किशोर है मेरा नाम है। हाँ। कन्नौज रहने वाले हैं, कन्नौज नितानपुर गाँव है। तो आलू वो खेती कर रहे हैं। अच्छा, कितने आलू- एकड़ ज़मीन है आपके पास? लगभग ऐसे 15-16 बीघा है। 15-16 बीघा। वही आलू गेहूँ आलू मक्का, गेहूँ मक्का मूँगफली। मूंगफली। हाँ। अच्छा, तो मूंगफली कितने एकड़ में? मूँगफली वो ऐसे 5-6 बीघा है। 5-6 बीघा। अच्छा अच्छा। भैया आप? जी, मेरा नाम गोपाल दुबे, ग्राम फरारन के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है। अच्छा, हाँ जी। आप भी और किसान हैं? हाँ, किसानी है हम भी, और 2-3 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। यही आलू गेहूँ तरबूज वगैरह करते हैं। तो अब ये सोच रहे कि आगे खेती करने का प्रयास तरीका सीखने आए हुए यहाँ पे। वेरी गुड, वेलकम सर। आप? करमवीर यादव मोहनपुर के रहने वाले जी। हैं और खेती हमारे पास 50 बीघा है। उसमें मक्का मूंगफली आलू, इसके अलावा कोई चीज़ हो ही नहीं पा रही। दूसरी कोई फसल हो नहीं पाती या ट्राई नहीं करी? ट्राई की हो ही नहीं पाई। हो ही नहीं पाई। हाँ। कौन से गांव पड़ता है आपका? मोहनपुर, मोहनपुर। ये कहाँ पे है? जो गुरसाईगंज के पास में। गुरसाईगंज के पास में। चलिए ठीक है, हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि मतलब जो है कि आप सबसे पहले तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका समाधान, क्योंकि जब सब पहले तो समस्या का पता हो तो समाधान तो बाद में ही पता लगेगा। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, हम लोग बैठेंगे कि जिसकी कोई समस्या है, या तो हम लोगों को फसल चक्र चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो फसल कर रहे हैं उसमें टेक्निकल तरीके से आना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो पद्धति से हम कर रहे हैं उस पद्धति से अगर हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो चेंज की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो हम उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है, और हम अपने चैनल पे भी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। तो इस चैनल पे पूरा देश हमारी ये चर्चा सुनेगा, देखेगा कि हम लोग किस तरीके से अपने किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज हम लोग इस चीज़ को मतलब कर रहे हैं, कल को दूसरे लोग भी करेंगे, आप अपने अपने क्षेत्र में जा कर के करेंगे। अगर समस्या का समाधान मिल गया, भाई जो समस्याएं हैं इनका समाधान मिल गया, तो चर्चा का विषय हो जाएगा, धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। देखिए है क्या, किसान कहाँ पे मात खा रहा है? किसान की बढ़ती हुई लागत पहले नंबर पे। सभी की समस्याएं हैं, है तो हाँ करिए। किसान की बढ़ती हुई लागत। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि आज अत्यधिक केमिकल का इस्तेमाल हमको करना पड़ रहा है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है। तीसरा, अत्यधिक बढ़ती हुई लागत में आपका जो यूरिया, जो महत्वपूर्ण घटक है यूरिया के विरोध में हम लोगों ने एक तरीके से ये अपना अभियान छेड़ दिया है। आज हमारे देश को, हमारे खेत को, हमारे पर्यावरण को यूरिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कितना यूरिया डाल रहे हैं इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज हमारा पर्यावरण कितना प्रभावित हो रहा है? भाई पर्यावरण प्रभावित हो रहा है तो हमारी बॉडी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे ऐसे वायरस जिनकी मजाल नहीं थी कि वो इस पर्यावरण में जीवित भी रह पाते, 2 कदम भी चल पाते, आज वो भी फन उठा करके घूम रहे हैं। भाई आज कोरोना वायरस है, फंगस है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके के हैं वो वायरस जो तमाम आ रहे हैं। मतलब ये निर्जीव हैं, और जीव जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं। ये निर्जीव है ना, ये तो मतलब जो है इनको तो औकात नहीं थी। भाई हमारे पास मतलब जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी ही डॉक्टर है, उसको परास्त कर देती थी। लेकिन क्या है कि हमने अपना अन्न खराब कर लिया, अन्न की वजह से हमारा तन खराब हो गया है। जब तन खराब हो गया है तो वो भी अपनी जंग को जीत रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल लिए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ अगर हम लोगों ने अभी सुधार नहीं किया है। क्योंकि एग्रीकल्चर को करने वाले एक तो जगत पिता है जो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, वो एक पिता है। दूसरे पिता की संज्ञा दी गई है किसान को। अब किसान पिता का फ़र्ज़ निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, लफड़ों में पड़ रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर पिता परमात्मा ने साथ छोड़ दिया
तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और किसान भी अगर लोगों का साथ छोड़ दे, वो कुछ ना करे, अपना पैदा करे और अपने घर पे रख ले, तो भाई साहब आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या हम सही कह रहे हैं? तो हम लोगों को अपना पितृत्व का, मातृत्व का भाव को जीवित रखना है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी हमारा एक काम है कि हमें पालना है लोगों को। आज मालूम है कि एक किसान के ऊपर कितने लोगों का वर्णन आ रहा है, बताएगा कोई? एक किसान को खाना खिलाने के लिए कितने लोगों का वर्णन आ रहा है, कितने लोगों को खिलाने की जिम्मेवारी है? हम आपको बताते हैं 20 लोगों को। 20 लोगों का पेट भरने की, परमानेंट पेट भरने की जिम्मेवारी है एक किसान के ऊपर। सोचिए, और हम अगर बिचल जाएं तो बताइए वो 20 लोग मारे जाएंगे। तो ये जिम्मेवारी हमें मरते दम तक निभानी है। अब जहाँ जहाँ पर भी हमने गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों में सुधार करना है, फिर से एक तरीके से नवीनीकरण करना है अपनी एग्रीकल्चर को। ठीक है? तो इस तरीके से जब पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा तो सबके तन भी स्वस्थ हो जाएंगे, और जब तन स्वस्थ हो जाएंगे तो मन ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। अभी जो तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम ये आंदोलन चल रहे हैं, है क्या? एक तो तन भी बीमार है, दूसरा मन से भी दुखी है, क्योंकि गवर्नमेंट सबके मन का तो कभी कर ही नहीं पाती है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम जहाँ पर आए हैं, जिनसे हमें सीखना है, हम उनसे चाहेंगे कि वो हम लोगों को सही गाइडलाइन दें। मिस्टर प्रवीण कुमार जी, बताएं सर। जी, अब ये बताइए कि यहाँ पर इन लोगों ने जो अपना कुछ सवाल रखा है कि जैसे ये मील के किनारे इनका खेत है, तो ये आलू के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई एक गैस निकलती है। इनकी समस्या जो पराग उसको नष्ट कर देते। मक्का करते हैं तो उसका भुट्टा खाते हैं, लेकिन उसके बीज नहीं उगते। पाउडर ख़राब कर देती है मतलब। हाँ, परागण पाउडर जो होता है वो खराब। मूँगफली वो भी पैदा नहीं होती। तो इस समय सारे खाली पड़े हैं। भैया करते हैं, फैक्ट्री लगी है, उनके लगे हुए थे। अच्छा, बार बार भैया करने फैक्ट्री है, फास्फोरस खाद जो बनती है उससे लगा हुआ खेत है, करीब 35 बीघे का। उसमें होता कुछ नहीं, पश्चिम पूर्व साइड में है। सभी चलती हाँ, चलती कुछ होता नहीं आलू के अलावा बड़ी रात के। तो सर उसको तो अपना ऑर्गेनिक तरीके से बचाया जा सकता है, उसको समय समय पे इसमें स्प्रे किए जाएं। नीम का हो गया जैसे, ताकि उसके अंदर वायरस कम से कम आए। वायरस नहीं है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड से बोलो आप। तो सर वो एसिड डलेगा तो मुश्किल हो पाएगा। अच्छा, मुश्किल है उसमें। नहीं, जो कंद वाली फसलें हैं, कंद वाली फसलें जैसे आलू है, कंद वाला हो जाता है, तो इसी तरीके से कोई दूसरी कंद वाला बता रहे हैं, तो ये मूंगफली भी तो नहीं हो रही इनकी। उसमें फूल आता है, परागण होता है। परागण होता है। इसमें परागण होता है। अच्छा, भुइया हो सकती है क्या? भुइया हो जाती है। भुइया हो सकती है ना? हो जाती है। आप भुइया करिए, आप हल्दी करिए। हल्दी क्यों सर? हल्दी हो सकती है। हल्दी होगी तो आलू प्रभावित होगा। अच्छा, मतलब आलू को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सिंपल। आलू नहीं, वो पैदा हो रहा है ना इनको, तो कम से कम वो तो हो रहा है। हाँ। अब उसमें किसी और चीज़ को इसके ट्राई अलावा करके जो समय और बच रहा है, चीज़ को बताइए। उसके साथ में जैसे आलू के सीजन के बाद में जो प्याज भी तो हो सकता है सर। आलू प्याज आपका हो गया काम। प्याज तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लहसुन हो सकता है। तो ये लहसुन आलू प्रभावित करता है, प्याज हो जाता है। प्याज हो जाता है ना। आप सिंपल 2 फसलें आप प्याज की लीजिए और 1 फसल आलू की लीजिए। सॉल्यूशन आपने बता दिया। ठीक है? और सर आपकी कोई समस्या? भैया को मालूम है, हमने पिछली बार 16 बीघा किया था, उसी खेत में प्याज किया था, लेकिन बरसात में सारा प्याज डैमेज हो गया। तो प्याज बेड के ऊपर लगाइए, बना के ऊंचे बेड पे। उसकी कोई तकनीक हो? हाँ, बेड मशीन है हमारे पास, आपको दिखाते हैं अभी। ओपन करेंगे ना, ओपन करेंगे तो चौड़ा बेड हो जाएगा। उस पर पानी जो नाली में जना, आलू का जितनी ऊंचाई होती है बेड की, उतनी ऊंचाई रहेगी उसकी। नाली में पानी आ जाएगा तो नुकसान तो खैर होगा, लेकिन 10-5% तक बाकी बचत आ जाएगी। ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताइए इनको। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हम प्रकृति को बचा सकते हैं। प्रकृति से मतलब मेरा पानी से है। सबसे ज़रूरी तो पानी बचाना है। उससे ड्रिप से हम ये लगा लो करीब 70% तक पानी बचा सकते हैं। जितना पानी आप आलू की पैदा करने में लगाते हैं, 30% पानी में ही आलू हो सकता है हमारा। और उसमें पौधों को हम उतना ही
खाद देने अपनी लागत भी कम कर सकते हैं। खाद उसमें उतना ही चलता है जितनी पौधे को आवश्यकता है, एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। क्योंकि दवा खाद डालते हैं, जैसे यूरिया आप एक बार में 50 केजी डालते हो आलू में 5 बीघे में, तो उसमें आपको एक बार में 2 से 3 किलो चलेगा बस। और हाँ, 2 पानी छोड़ के तीसरे पानी में दोगे, मतलब 10 से 12 किलो यूरिया चलेगा, उसमें आपका आलू हो जाएगा पूरा। आलू कितने पैकेट पर बीघा निकल लो आपने जब ये ड्रिप सुविधा लगाया हो, उसमें कितने बीघा हमने आलू का बीज लगाया था, हमने आलू तो नहीं किया इस साल, ड्रिप पे हमने बीज लगाया था अपना। वो हमारा करीब 3.25 बीघे है। 3.25 बीघे में हमारा 200 करीब 23-24 पैकेट निकला हमारा बीज का। और साइज़ छोटा बनाने के लिए हमने पहले ही उसमें खाद देना तो बंद ही कर दिया था। और जो है साइज बढ़िया साइज़, छोटा साइज़ होता है बीज के लिए, वो बनाने के लिए हमने पानी भी कम कर दिया था उसके अंदर, मतलब पहले ही उसको रोक दिया था। खाद वाद ज़्यादा नहीं लगाया हमने। अगर खाद प्रॉपर तरीके से चलाते तो और भी बढ़ जाता। हाँ, मतलब ये कहो तो हो सकता है 300 पैकेट भी निकल जाता। नहीं, 300 तो नॉर्मल निकल आएगा, ज़्यादा निकल आएगा। अच्छा। हाँ, अगर ड्रिप पे पूरा केयर करते हैं, खाद वाद पूरा चलता है उसके अंदर। जैसे 0050 कम चलाया हमने, बाद में इसको साइज़ बढ़ाने के लिए 50 का यूज़ होता है ज़्यादा। 05234 है, उसका भी हमने एक बार प्रयोग किया, वरना 3 बार कर सकते थे हम आराम से। और ड्रिप के अंदर जितना पानी आपको लगाना है उतना ही लगाना। मौसम देख लो आप, अब क्या होता है कई बार मौसम ख़राब है तो हम सोचते हैं यार पानी लगा दिया, कभी बारिश हो जाए तो सब कबाड़ा हो जाएगा। तो ड्रिप के अंदर ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मौसम ख़राब है तो आप उसके अंदर बस मात्र 15 मिनट पानी चला दो ताकि नमी बनी रहे बस। अगर बारिश भी होती है तो हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक तो खाद की बहुत बड़ी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि खाद जो भी है ना वो पानी के साथ देनी होती है ज़्यादातर। क्यों सर? बिल्कुल वेंचुरी से पानी चलती के है। साथ वेंचुरी के माध्यम से जब खाद चलती है तो वो बिल्कुल जैसे नहीं कि मतलब जहाँ पे 1 बोरी का काम है वहाँ पे 5 किलो में हो जाएगा। मतलब 10% ही खाद लगेगी, कोई भी खाद डालो। और इसी के साथ में एक्टिव मैक्स का अगर स्प्रे करना शुरू कर दिया 2 से 3 बार 4 बार किसी भी फसल में, तो ये समझो कि फसल को छू नहीं पाएगा, आपकी कोई भी नहीं छू पाएगा। क्योंकि साथ साथ में वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। भाई कीटनाशक आपको बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ का भाई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। भाई जिस तरीके से हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत है, इसी तरीके से फसल को भी ज़रूरत है। क्योंकि फसल भी उसी इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, तो हमको तो हमारा खान पान बचा लेता है, लेकिन फसल को हम जो चीज़ें दे रहे हैं वही चीज़ें दे रहे हैं। हम लोग तो कई एक चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन फसल को नहीं। यूरिया, DAP और जो भी चीज़ें हम कॉमन सी हैं, उन चीज़ों के अलावा और हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो ड्रिप इरिगेशन एक बचत का बहुत बढ़िया सिस्टम है। और अब आपको और बता दें कि अगर वाटर सेविंग वाली अगर बात करें तो इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हम लोग यूपी में हैं, हम लोग दूसरे स्टेट में अगर होते तो पानी की कीमत का पता लगता है। आज हम घर में भी समर लगा के बैठे हुए, हत्ता चलाने में हमको दिक्कत आती है। लेकिन जब हम समर चलाते हैं तो कितना भी कम निकालेंगे पानी। अगर हमको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है तो कितना निकल के आएगा? कई 1 बाल्टी निकल के आएगा। समझ में आया? यानी कि पानी को वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। और जबकि पानी का एक बूंद का हम लोगों को हिसाब किताब देना पड़ेगा साहब, कि जब पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पानी तो बहुत होगा लेकिन पीने लायक पानी नहीं होगा। सिचुएशन क्या है कि सर्कल टूट चुका होगा हमारा उस समय। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए पानी की सेविंग करना हमारा कर्तव्य है। पानी बहुत ज़्यादा बचाएं। अच्छा, खादों की सेविंग इसलिए करनी है क्योंकि हमको पैसा बचाना है। 2 तरीके हैं, या तो अपनी फसल की कीमत हम अच्छी ले लें, या फसल की पैदावार को बढ़ा लें, या लागत कम कर लें। तरीके तो यही हैं। खेती किसानी को अच्छा बनाने के लिए तरीके केवल यही हैं। ठीक है। तो सर ने बताया कि हम लोगों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहिए। और इसमें सर कितनी लागत आती है लगभग? ये करीब 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है, 80 से 90 हज़ार के आसपास आ जाता है। अच्छा। और उसमें हमारी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ड्रिप सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत अनुदान मिल रहा है किसान को। कितना परसेंट? वो मिल जाता है करीब 80 से 90% तक। तो किसान का तो कुछ भी नहीं लग रहा है फिर तो। कुछ नहीं लग रहा है 1 एकड़ में। यानी कि किसान को जानकारी का अभाव है अगर देखा जाए तो। क्यों सर? अगर अपनी समर है तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये तक का हमको देना होगा, बाकी गवर्नमेंट देगी सब। बाकी सब गवर्नमेंट। हाँ, और 1 हेक्टेयर पे इतना खर्चा आता है, मतलब एक समर के साथ। हेक्टेयर के बाद फिर खर्चा कम होता चला जाता है, क्योंकि फिर उस वेंचुरी और जो डिस्क फिल्टर है वे लग जाते हैं सारे। तो उसके बाद
ये तो एक बार लगता है, उसके बाद फिर खाली पाइप ही फैलते हैं बस, वो खर्चा कम होता चला जाता है। फिर जैसे 1 एकड़ का खर्चा आएगा 90,000, 1,20,000 जो भी आएगा, उसके बाद वो खर्चा कम से 30-40% कम होता चला जाता है, क्योंकि वो मशीन एक ही जगह लगती है। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये हो गई, ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ भी ली होगी कि हम लोगों को सिंचाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब फसल सूखनी भी नहीं चाहिए और फसल में पानी भी नहीं भरना चाहिए, तब फसल में आप पैदावार बहुत अच्छी ले पाएंगे, फसल कोई भी हो। लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों को फसल चक्र का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हम वही चीज़ लगातार किए जा रहे हैं। सच्चाई है भाई, जहाँ पे जो चीज़ हो रही है वही होती चली जा रही है। क्या कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? आज कितनी सब्जियां हैं, कितने अनाज हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी औषधियों की फसलें हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम केवल वही सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा गांव क्या कर रहा है, हमारा क्षेत्र क्या कर रहा है। तो क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आता है कि इसकी मंडी है, बाद बाकी हमें किसी की मंडी नहीं है। अब सर के बारे में हम आपको बताएं, इनका जो भी उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ तीसरा चक्कर है हमारा, और पहले 2 चक्कर में हमने जब देखा तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। कौन सी भीड़? जो उत्पादन ये निकालते हैं ना, वो सुबह ही सुबह सारा का सारा यहाँ से बिक जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये जैविक उगाते हैं। इनका जो भी चीज़ होती है वो स्वादिष्ट होती है। मतलब एक तो बीज ये ऐसा वाला यूज़ करते हैं जो यहाँ पर उस बीज का कोई नाम भी नहीं जानता है, वो बीज इस्तेमाल करते हैं ये सब। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर चीज़ बढ़िया होगी तो मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बन जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर पूरा गांव ठान ले कि हम खाद का बहिष्कार करते हैं तो पूरी गवर्नमेंट की फ़ौज आपके यहाँ आ जाएगी कि चलो भाई, जहाँ खाद नहीं इस्तेमाल हो रही है पहले उस गांव को देखो। बिल्कुल, पूरी गवर्नमेंट की फ़ौज आपकी तरफ आ जाएगी, और वहाँ का जो उत्पादन होगा ना, बड़े बड़े लाला लोग आकर के आपसे कहेंगे भैया एडवांस ले लो और ये हमको दे देना। सच्चाई ये है। तो हमें बदलते समय में अपने आप को, अपनी फसल को चेंज करना है, फसल को चेंज करना है, और ऐसी फसल पे आना है जो शॉर्ट टर्म की फसल हो और लॉन्ग टर्म की भी फसल हो। और कई बार क्या है कि हम चाहें तो मतलब जो है फसल में भी फसल कर सकते हैं, ऐसे भी सर के पास बहुत सारे तरीके हैं। कितने प्रकार की फसलें सर कर रहे हैं यहाँ पर अपने फार्म में? अभी फार्म पे मटर लगाया था हमने, मटर के बाद खरबूजा लगाया था, कुछ अपनी लाइनें भी तैयार कर रहे हैं, बीज का भी थोड़ा करते हैं काम, प्रोडक्शन का। और जो गोभी लगाई हमने, अभी तरबूज लगाए हैं, रंग बिरंगे तरबूज हैं, ताइवान की वैरायटियाँ हैं। खरबूजा लगाया, बहुत मीठा होता है जो। हाँ, मरदुल्ला है जैसे एक वैरायटी और है, काफ़ी वैरायटियाँ हैं। और तोरी लगाई हुई हमने, जाल पे लगाई थी। और जो है भिंडी लगाई है, कुछ बैंगन का भी बीज तैयार कर रहे हैं थोड़ा, ये सब चीज़ें। अभी खीरा लगाएंगे हम। हाँ, तो ये टोटल हमारा फार्म जो है करीब 63 बीघे का है। टोटल हमारा ड्रिप के ऊपर है, पूरा ड्रिप पे चलता है, और एक ही समर है हमारी। और हम पानी जब लगाते हैं तो हमारा 16 घंटे में पूरे फार्म पे पानी लग जाता है। फिर 2-3 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको। कभी कभी जो है पिछवा हवा बोलते हैं, वो हवा ज़्यादा चलती है। हाँ, हवा ज़्यादा चलती है तो हो सकता है कि हमको 3 दिन की जगह 2 दिन में पानी लगाना पड़े, वरना तो जो है 3 दिन तक खूब काम चल जाता है हमारा। तो सर देखिए, अभी सर ने बताया कि ये सारी की सारी फसलें अभी वर्तमान में हैं, जबकि अपने गांव में देखें तो खेत खाली मिलेंगे इस समय। भाई अब तरबूज ख़त्म हो गया, सारे लोगों का तरबूज तो ख़त्म ही हो गया ना। तो तरबूज के बाद में कौन सी फसल लगेगी अब? मक्का, चौमास वाली मक्का। अच्छा, चौमास वाली मक्का में क्या प्रॉफिट आता है? हमें तो लगता है कि उसमें मेहनत भी सीधी नहीं होती होगी, क्योंकि इतना खरपतवार उगता होगा, उस खरपतवार को ही आप निकालने में पूरा वक्त निकाल देंगे। 3 कुंटल होती है। अब 3 कुंटल क्या है? 1.5 कुंटल की लागत चली जाएगी। 1.5 कुंटल में हमने पूरा अपना परिवार उसमें लगा दिया, मेहनत किया, मतलब जो है सब बेकार हो जाता है। क्या है कि हम लोगों को सही से फसल का ज्ञान होना चाहिए। इस टाइम पे मक्का के अलावा और कुछ अगर किया जा सकता है तो उस पर हम भाई साहब से चाहेंगे कि ऐसे टाइम के लिए बताइए कि ऐसे टाइम पे मतलब जो है ये चेंज करके मक्का के अलावा क्या लगा सकते हैं? बरसात में गेहूं काटने के बाद आप जो है खीरा लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, तोरई भी लगा सकते हैं। और अगर सबसे पहले तो आप ड्रिप लगवा लीजिए। मैं सभी किसानों को, ये भाइयों को बताना चाहूँगा कि ड्रिप बहुत ज़रूरी हो चुकी है, तभी आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अन्यथा यही आलू धान मक्का इसी के चक्कर में फंसे रहेंगे। ड्रिप होनी चाहिए। ड्रिप से ये होता है, अब जैसे अपना गेहूं कट गया,
गेहूँ कटने के बाद तुरंत खेत तैयार किया अपना, मल्चिंग भी ड्रिप फैलाई और मल्चिंग पे अपना कर सकते हैं और जाल पे खेती करो। बेल का आइटम लग सकता है और तोरी लग सकती है उस टाइम पे, लौकी है और खीरा है, करेला है, कुंदरू है, आपका एक और आइटम आता है ना वो गोल, परमल है, हाँ वो भी कर सकते हैं। क्या नाम, टिंडा। टिंडा भी हो सकता है। बेल वाला लगभग आइटम लग जाता है, खाली ये तरबूज खरबूजा छोड़ के सब आइटम हो जाता है। तरबूज खरबूजा छोड़ के सारे आइटम हो सकते हैं। हाँ, और उसको आप जाल पे करिए ताकि जब ज़्यादा बारिश हो तो हाँ चौमास में करिए। जी जी। तो ये देखिए कितना बढ़िया एक सलूशन निकल के आया कि बेल वाली फसल सारी की सारी लगभग कर सकते हैं, केवल तरबूज और खरबूजा छोड़ के। अच्छा, तरबूज और खरबूजा करें सीज़न पे करें, सर से हमारी अभी डिस्कशन हुई थी पिछली बार, लेकिन वैरायटी अलग करें। हाँ, वैरायटी बहुत मजबूत आ रखी है। जैसे अपने तरबूज लगाते हैं तो उसमें मैच्योरिटी होने के बाद रुकता नहीं है। अभी एक नो न्यू सीड की वैरायटी है जन्नत के नाम से, एक वैरायटी मन्नत के नाम से, उसको हम पकने के बाद भी हफ्ते से 10 दिन तक रोक सकते हैं खेत के अंदर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वैरायटी को। और एक पीला तरबूज है, उसका नो न्यू सीड का ही है, आरोही के नाम से। हाँ, मार्केट ये है, जो लाल वाला अगर आपका बिक रहा है 8 रुपये 7 रुपये किलो बिक रहा है, तो आपको 3-4 रुपये किलो ज़्यादा मिल जाएगा उसके अंदर, और उससे मीठा बहुत ज़्यादा होता है लाल में, और वो उसको बोलते हैं हम अनानास फ्लेवर टाइप लगता है वो खाने में, और दानेदार होता है, घुलता नहीं है जल्दी, बहुत अच्छी। हाँ है, अभी आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। हम भी लाए हैं अपना तरबूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके सामने काटेंगे, हम भी आपके सामने ही काटेंगे, पूरा चेक करेंगे। आपका बढ़िया है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मतलब सीज़न पे भी करें तो सीज़न पे भी जो बीजों की क्वालिटी है ना उसको चेक करें कि जिस बीज से हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, अच्छा रेट मिले, उत्पादन ज़्यादा मिले। अच्छा, उत्पादन का सर क्या रहेगा? उत्पादन सेम मिल जाएगा जैसी वैरायटी मार्केट में हो रही है उसी तरीके से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा? उत्पादन ज़्यादा रहता है। जैसे जो आइस बॉक्स लगाते हैं उससे अगर ये केयर पूरा बढ़िया करते हैं, वायरस नहीं आने देते हैं, उसके अंदर मच्छर से बचा के रखते हैं फसल को, और जो ज़मीन में अड़ंगा बोलते हैं हमारे वहाँ, तो आपके यहाँ पे घास बोलते हैं, घास फूस खरपतवार ना हो फसल के अंदर, तो अगर बीमारी नहीं आएंगी तो फसल बहुत बढ़िया होती है। हाँ वो, और ये संभव तभी हो पाता है जब हमारे पास ड्रिप है। अगर ड्रिप नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, कितनी लड़ाई कर लेंगे बाद में। जैसे तरबूज है, तरबूज हम हाँ, हर एक फुट पे छेद होता है और हर एक फुट पे पौधा लगाते हैं, तो जड़ में ही दवाई जाती है, जड़ में ही पानी जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, वेस्ट नहीं होता खाद जाता है। हाँ, वेस्ट नहीं होता है पानी? नहीं वेस्ट नहीं होता बिल्कुल। बताया नहीं कि मतलब ये भी इनऑर्गेनिक है क्या ऑर्गेनिक? क्या चीज़? ये नहीं, ये प्याज है, ये हमारा खेत का क्या है, उसमें बिल्कुल खाद नहीं है, प्याज बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ये एक हाइब्रिड वैरायटी है सैमनीज की। इसके अंदर जल नहीं होती खाने में, जब इसको यूज़ करते हैं जिस चीज़ में, स्वाद पूरा आएगा प्याज का, लेकिन आँखों का रुलाता नहीं है ये प्याज। अच्छा, वो आंसू वगैरह नहीं? नहीं, अब हमने प्याज किया था स्टार्टिंग में, खरबूजा तरबूज लेने आए तो कुछ फार्मर जो कुछ खाने वाले वो प्याज को भी लेकर चले गए। उसके बाद 17-18 कुंटल प्याज था हमारा, यहीं से बिक गया। अभी के 2-3 कुंटल बच रहा होगा बस। और खुद बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा हाँ, साइज इस वैरायटी में साइज बहुत अच्छा आता है। और आपने देखा होगा देसी वैरायटी जो कई बार 2 मुँह हो जाते हैं प्याज के अंदर, उसमें एक ही मुँह रहता है। ये मतलब घर में कितने समय तक रुक सकता है? रुकने की क्षमता इसकी कम है औरों के मुकाबले। अगर इसको रख रखाव ढंग से करोगे तो यह 2-3 महीने रुक पाएगा घर में। हाँ, घर में। इसकी लेयर जो अगर ज़मीन पर डाल कर रखते हैं तो लेयर बहुत पतली चाहिए इसको, उसके लिए फिर काफ़ी जगह चाहिए, इतनी जगह घर में अवेलेबल हो नहीं पाती। अब 1 एकड़ का 250-300 बैग निकलता है, इसका शायद 400 बैग तक निकल आए। अब 400 बैग घर में तो रख नहीं सकता किसान, जगह का अभाव होता है इतनी। स्टार्ट हो जाता है, प्याज उस साइड लगाता हूँ, और ये भिंडी है, बीज की भिंडी है। तो ये फिर जुताई कैसे होगी? जुताई इसको हटाएंगे पन्नी का, बीज के अंदर एक फसल और लेंगे हम, फूट कचरी का बीज। लाइन तैयार हो रही है हमारी, लगा के इसमें लेके चौमास के बाद फिर इसको हटा के खेत जुताई करके गोभी लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, बीज की गोभी। तो ये जैसे जो पन्नी ये हट जाएगी, जुताई हो जाएगी? नहीं, तो ये में इसमें कई फसलें हो जाती हैं? दो फसल हो जाएंगे आराम से, अगर आप केयर करेंगे तो। अब पन्नी के ऊपर चल रहे हैं, नलाई के टाइम पे गलत तरीके से उसको खराब कर रहे हो तो खराब हो जाएगी। वैसे 2 फसल हो जाती हैं आराम से। इसका क्या खर्चा होता होगा?